जी, अब इस वीडियो में हमारा सेकंड पोर्शन है एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स का। उसका नाम है रेस्पिरेशन। अब देखें फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा कि पौधे फोटोसिंथेसिस करके पौधे हैं, अलगी है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आ जाती हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और प्लांट के अंदर यही ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो होती है वो फिर सुक्रोज की शक्ल में अदर कंपाउंड्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और फिर उसी ग्लूकोज को प्लांट खुद भी यूज़ करते हैं। अदर जो हेट्रोट्रॉफ हैं, जो प्लांट वगैरह ऑटोट्रॉफ से खुराक लेते हैं, वो उस खुराक को यूज़ करते हैं और उस खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके नतीजे में सी एच बॉन्ड टूटते हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को वो यूज़ करके अपनी बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी ऑन देयर वाइटल एक्टिविटीज। This energy is provided from within the cells by the phenomenon of respiration. Respiration is the universal process by which organisms uh, break down complex compounds containing carbon in a way that allows the cell to harvest a maximum of usable energy। ये बात समझ आई आपको कि वो जो ग्लूकोज है, वो जो एनर्जी का जो कंपाउंड है, उसकी रेस्पिरेशन के नतीजे में उसकी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करके उसमें जो सी एच बाड होते हैं वो टूटते हैं और ऑक्सीजन यूज होती है, नतीजे में क्या मिलता है इनको, एटीपी मिलती है। समझ आइए अब आपको ये। जी सर। अब नीचे जो बायोलॉजी के अंदर जो टर्म रेस्पिरेशन है, ये दो तरह से है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नतीजे में रेस्पिरेशन के हवाले से क्या होगा इसके अंदर कि देखें, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है पहली टाइप। इसमें क्या होता है, आप ना आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड करें। आप इस पैराग्राफ को ना एक बार रीड करें। रेस्पिरेशन को जब हम बायोलॉजी की टर्म्स में देखते हैं तो ये दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होती है, जिसको फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी देते हैं। एक्सटर्नल में तो जैसे हम लोग हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, या प्लांट के केस में देखोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और दूसरा ऑक्सीजन को वो रिमूव कर रहे होते हैं। तो ये सारा क्या सर होगा, हम एक्सटर्नल ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन। रिस्पिरेशन कह सकते हैं। जी, ब्रीथिंग को रिस्पिरेशन कह सकते हैं। ब्रीदिंग को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है सर। ये मोमिना जी कौन ऐड है, ये मोमिना जबीन, आप ना माइक थोड़ा ऑफ कर दें, पीछे से शोर आ रहा है, रिकॉर्डिंग भी साथ चल रही है ये। आगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, आप इसको रीड करें।
ये रीड किया आपने, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस सर। देखें, एक में ऑक्सीजन यूज होगी, दूसरे में ऑक्सीजन यूज नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, इसको एरोबिक और एनारोबिक की टर्म्स में हम लेंगे इसको। आगे देखते हैं, ये सामने है। अगर ऑक्सीजन देखें, सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का होता है। तो उसमें ऑक्सीजन यूज होती नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बनेगा फिर पायरुवेक एसिड। तो पायरुवेक एसिड में आगे चल के ऑक्सीजन आ गई, तो ये एसिटाइल को बन के ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और ये कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और विदाउट ऑक्सीजन जहां होगी, आया कि वो फिर मीडियम पे डिपेंड करेगा वो कहाँ पे हो रहा है, या तो लैक्टिक एसिड जिससे लैक्टेट बनेगा, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एथेनॉल चलेगी। इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सेल क्या बना रहा है, पायरुवेक एसिड इन सेल प्रोसेसेस पायरुवेक एसिड। सेल आगे पायरुवेक एसिड को तीन तरह से यूज करेगा। देखें, ये या तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ये चलेगा एक, और ये दूसरा तरीके से, एक लैक्टिक एसिड और दूसरा अल्कोहलिक तरीके से चलेगा। देखते हैं अब उसको हम लोग, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, फर्स्ट टू रिएक्शन अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आर रेफर्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। अगर और हाँ, ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन का नाम हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहते हैं। और जब दूसरा ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, तो इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तमाम CH बॉन्ड टूटेंगे और कंप्लीट एनर्जी रिलीज होगी। और एक बात बताऊं आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की मौजूदगी में CH बांड तमाम टूटेंगे ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी, और 100% एनर्जी वहां से रिलीज होगी, जिससे और ये 100%। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2% एनर्जी रिलीज होती है। ये देखिए आप, सबसे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सर ये जो हम कॉमन टर्म यूज करते हैं फर्मेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है जो हम कॉमन यूज कर रहे होते हैं? दोबारा बताएं। सर फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं ये टर्म? फर्मेंटेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस। सर ये जो बेकरीज वगैरह में वर्ड यूज कर रहे होते जी हैं। जी बिल्कुल, ये वही वही वहां पे क्या करते हैं, वो कंट्रोल तरीके से यूज करते हैं, ऑक्सीजन को वहां एंटर नहीं होने देते। ठीक है सर। जी। सर ज्यादा एनर्जी जो है वो एरोबिक से प्रोड्यूस होगी? जी, देखिए, जहां पर तमाम बांड टूटेंगे तो वहीं से मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी, और ऑक्सीजन की मौजूदगी एरोबिक रेस्पिरेशन में तमाम बांड टूट जाते हैं। समझ आइए। जी सर।
और देखें ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में in primitive cells and in some eukaryotic cells such as yeast, pyruvic acid is further breakdown by alcoholic fermentation into alcohol, C2H5OH and carbon dioxide. पायरुविक एसिड देखें ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, एथाइल अल्कोहल में, तो ये कौन सी फर्मेंटेशन हो जाएगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें पायरुविक एसिड के दूसरा क्या है ये, हाँ पायरुविक एसिड किसमें टूटेगा, लैक्टिक एसिड में, तो इसको क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जैसे हमारे मसल्स में होती है और दूध से दही बनता है, देखें दूध को जो वो थोड़ा सा झाग लगाते हैं, थोड़ी सी दही लगाते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं और दही जम जाती और दही बन जाती है। ये समझ आई आपको? जी सर। उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन। देखिए हमारी बॉडी में जब हम कोई हार्ड वर्क या हार्ड एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो होता क्या है कि हमारे मसल्स ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो उसके नतीजे में होता क्या है कि उन मसल्स के अंदर एरोबिक की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है और पायरुविक एसिड किस में टूटना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन के बगैर, लैक्टिक लैक्टिक एसिड एसिड में, में। और उस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स नॉर्मली तरीके से नहीं होते और मसल फैटीक हो जाते हैं, इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब नीचे देखें बोथ अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हैं, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्लूकोज से प्रोड्यूस करते हैं, ओनली 2%। इसके बाद हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा रोल किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पर क्रेब्स साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और ऑक्सीजन यूज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के लिए बैटरी का काम करते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल का काम करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम, को एंजाइम, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं जो वहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करती हैं, और इसके नतीजे में जो एटीपी बनती है वो क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जनरली एटीपी से हम लोग क्या करते हैं, एब्रीवेटेड करते हैं हम लोग इसे। समझ आएगी आपको? जी सर। और उसके बाद है, और देखें एटीपी का जो स्ट्रक्चर है ना ये न्यूक्लियोटाइड वाला है, इसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, और उसके बाद डीऑक्सीराइबोस शुगर है, एक फास्फेट न्यूक्लियोटाइड में नॉर्मली होता है, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फास्फेट हैं, वो उनके दरमियान हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और एक फास्फेट जो टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो सेकंड बॉन्ड भी टूट जाता है। हम लोग इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रॉपर टूटेगा और एनर्जी वगैरह को रिलीज करेगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के ये ऊपर ना उन्होंने बताया है कि तमाम ये स्टेप, हर स्टेप क्या होगा, ये एंजाइमेटिक है तमाम स्टेप। और हाइड्रोजन को निकालने के लिए हमें जो एंजाइम यूज करना पड़ते हैं वो कौन से होते हैं, डीहाइड्रोजीनेसेस। इस आगे ये आगे इनका जिक्र आएगा सबका। देखिए सबसे पहले है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के जिसे हमारे जैसे हो चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर, ये 4 स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस है, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है, और नंबर 4 पे क्या आएगा, रेस्पिरेटरी चेन आएगी। देखिए सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा व्यू दे दूं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा,
पायरुवेक एसिड में। फिर वो जो पायरुवेक एसिड है ये स्टेप होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा ये स्टेप। और उसके बाद पायरुवेक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, वहां जाके उसमें से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको कहेंगे पायरुवेक एसिड ऑक्सीडेशन। वो बनाएगा एसिटाइल कोए बनाएगा। एसिटाइल कोए फिर जाएगा क्रेब्स साइकिल वाली रिएक्शन में, कहाँ पर? मैट्रिक्स में। और वहां जाके वो एटीपी, एनएडीएच और एफएडीएच2 बना देगा। यूं ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन जो हमें तो ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में चाहिए, तो जो NADH और FADH2 होती हैं वो जाती हैं फिर रेस्पिरेटरी चेन जो कि क्रिस्टी पर होती हैं, वहां जाके एक NADH के टूटने से 3 ATP और एक FADH2 के टूटने से 2 ATP बनते हैं। और इस तरीके से ये तमाम और ओवरऑल हमें कितने ATP मिल जाते हैं? 36 ATP हमें मिलते हैं। ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आउट ऑफ दीज स्टेजेस द फर्स्ट अकर, फर्स्ट यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है तो इसलिए ये कहाँ होगा? ये होगा रिएक्शन साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल के अंदर। जो बाकी हैं उन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होगी। ये समझ आ गया ऊपर वाला इंट्रोडक्शन आपको एरोबिक रेस्पिरेशन का, यानी सेलुलर यस सर। रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है पायरुवेक एसिड में। अब ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन हो है या नहीं है, ये इस रिएक्शन में हो जाना है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती। और ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुवेक एसिड। अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होती है इसकी, और हर स्टेप को एक स्पेसिफिक एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। और यहाँ पर एंजाइम्स के साथ साथ को एंजाइम भी यूज होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट को एंजाइम है NAD, जिसका नाम क्या है? निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेस हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें देखें जिस चीज से एनर्जी लेनी है तो पहले उसको एनर्जी देने के लिए तैयार किया जाएगा। और दूसरा होगा ऑक्सीडेटिव फेज, जिसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं। अब सबसे पहला है प्रिपरेटरी फेज। मैं आपको ना ये डायग्राम से समझाता हूँ इसे। ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको? यस सर। सबसे पहले क्या होगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा। इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम एक एटीपी देंगे जो एक फास्फेट ग्लूकोज को देगा, और वो एडीपी बना के निकलेगा। और ये ग्लूकोज और ये एटीपी का जो फास्फेट है ये ग्लूकोज की छठी कार्बन पे जाके अटैच होगा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ आ गया ये आपको? यस सर। और फिर उसके बाद ग्लूकोज का जो आइसोमर होता है, ग्लूकोज का आइसोमर वो होता है फ्रुक्टोज, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा, उसका नाम क्या होगा? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये दो स्टेप देखें आप। सर क्लियर है। उसके बाद अब फ्रुक्टोज को ना एक और एटीपी देंगे, वो एक और फास्फेट जाके लगेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? फ्रुक्टोज वो लगेगा जाके उसकी पहली कार्बन पे, तो नाम क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट।
पहले वाला फास्फेट ग्लूकोज की छठी कार्बन पे, जो फिर आइसोमर बनेगा बाद में, फिर उसके बाद 1,6 बिस फास्फेट हो जाएगा। ये 3 स्टेप क्लियर हो गए आपको? यस सर। अब इसकी ब्रेकडाउन होगी। अब क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। अब इसकी ब्रेकडाउन क्या होगी, देखें है तो एक फ्रुक्टोज है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 फास्फेट है, एक पहली पे और छठी कार्बन पे, तो ये टूटेंगे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, दोनों के पास एक एक फास्फेट जाएगा, एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये ना, ये 3 कार्बन की कीटो शुगर है, और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये है 3 कार्बन की एल्डिहाइड शुगर। ये 2 बनेंगे, तो होगा क्या अब इसमें, ये देखें ये जो रिवर्सिबल एरो है और यहाँ से एरो इधर नीचे आ रहा है, ये ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट रहेगा, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये तब्दील होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो यूं ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट कितने बन गए, 2। एक तो ये था, ये वाला भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो कितने बन गए ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट, 2 मॉलिक्यूल बन गए। सर फिर तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी 2 बनने चाहिए। नहीं देखे ना, आगे रिएक्शंस को लेके चलना है मीडियम और एंजाइम्स के मुताबिक, तो 2 नहीं बनेंगे ना। देखें ये वाला इसमें तब्दील हो जाएगा रिवर्सिबल, एक ग्लिसरल तो यहाँ मौजूद है, ये वाला यहाँ पे भी कौन बन गया अब, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये देखें ना, ये रिएक्शन तो सेम नीचे चलेगा, ये वाला इसमें तब्दील होके ये भी सेम इधर वही चलेगा। ठीक है सर। यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये किस में तब्दील हो गया, इसमें। अब देखें इसको ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ये देखें ये सेम रिएक्शन चलेगा दोनों तरफ, क्योंकि अब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ कौन है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ठीक है। तो NAD प्लस और NADH ये वाला, अब देखें इसको ना, इसमें से एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, NAD देंगे, जो इसमें से एक हाइड्रोजन लेके निकलेगा, इसकी क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और पीछे क्या होगा, एक वैलेंसी खाली हो गई, उसकी जगह पे हम एक फास्फेट जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ये समझ आ गया? सर इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रहा, NADH जो बन रहा है। नहीं देखे ना, इसमें NADH देंगे, ये कोएंजाइम है, ये यहां से हाइड्रोजन लेके निकलेगा NADH। समझ आई ये बात? जी सर। तो जब हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, एक वैलेंसी पीछे खाली हो जाएगी, वहां पे हम एक इनऑर्गेनिक फास्फेट दे देंगे, तो नाम क्या बनेगा, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट। ये समझ आ गया आपको? यस सर। अब इसमें से जो फर्स्ट कार्बन पे एक फास्फेट है और एक तीसरी कार्बन पे सेम कंपाउंड इधर भी, तो फर्स्ट कार्बन वाला फास्फेट हम यहां से निकाल देंगे और वो यहां से ATP बना के निकलेगा, इसको ADP देंगे, यहाँ पे शो नहीं है, तो वो फास्फेट लेके निकलेगा ATP, पीछे क्या रह जाएगा, 3 फास्फोग्लिसरेट। देखिए ग्लिसरेट तो है 3 कार्बन का कंपाउंड, ये 2 फास्फेट थे, एक पहली कार्बन पे एक तीसरी कार्बन पे, बिस फास्फो,
तो पहली वाला निकल गया तो फिर तीसरी वाला रह गया, 3 फास्फोग्लिसरेट कंपाउंड पीछे रह जाएगा, सेम इधर भी। समझ आ गई। अब इसकी थोड़ी सी ना क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी। पहले वो फास्फेट तीसरी कार्बन पे था, नाम क्या था, 3 फास्फोग्लिसरेट। अब वो आ जाएगा उसकी दूसरी कार्बन पे मूव करके, रीअरेंजमेंट होगी, तो नाम क्या होगा, 2 फास्फोग्लिसरेट, सेम इधर भी। इसकी फिर इसमें से फिर पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से निकालेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पीछे कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, कंपाउंड क्या रह जाएगा पीछे, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट में से जो फास्फेट ग्रुप है वो भी निकाल देंगे, वो एटीपी बना के यहाँ से निकलेगा, तो पीछे कंपाउंड क्या रह जाएगा, पायरुवेट, इधर भी और सेम इधर भी। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से हमें क्या मिले, 2 पायरुवेट मिले। अब आपने देखना है यहाँ पे हमने फास्फेट कितने यूज किए, 2 फास्फेट यूज किए, और NADH यहाँ से कितने बने, 2, एक इधर और एक इधर। और आप जानती हैं कि एक NADH 3 ATP के बराबर है। तो ATP कितने बन रहे हैं टोटल, सिर्फ ATP 1 2 3 4 ATP बन रहे हैं, और 2 NADH बन रहे हैं। एक NADH कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP ये, 3 ATP ये, 6 और 4 ये, 10 ATP है, और 2 ATP यहाँ से यूज हुए थे, उन 2 को निकाल देंगे तो पीछे कितने ATP बच जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस के, 8 ATP। तो ये नहीं कि हमें ग्रास बने 10, यूज हो गए 2, पीछे जो बच गए हैं ATP नेट वो कितने हैं, 8। ये हिसाब समझ आया आपको? जी सर। ये ग्लाइकोलाइसिस समझ आ गई आपको? यस सर। यही इन्हीं इन्हीं जो स्टेप्स की ना ये पीछे डिस्कशन है, इनको आपने रीड करना है। यही जो बातें बताई हैं उन्हीं को यहाँ पे ना वो लिखा गया इसमें सारा। अब ये 2 पायरुवेट एसिड बने हैं, 2 पायरुवेट एसिड ये 2 पायरुवेट एसिड यहाँ से मूव करके जाएंगे, साइटोप्लाज्म में से मूव करके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे, वहां जाके इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। देखिए इस पायरुवेट एसिड को देंगे NAD यहाँ से क्या लेके निकलेगा, हाइड्रोजन, NADH। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव हुआ तो इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, तो यहाँ पे हम इसका एक और नाम भी बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट एसिड। और साथ ही इसको ना एक कोएंजाइम देंगे, कोएंजाइम A। ठीक है, तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, एसिटाइल कोए। ये समझ आया? देखें ये वाला स्टेप कहाँ होगा, ये जो पीले बॉक्स वाला, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। सर ये NAD पॉजिटिव का बता दें। NAD पॉजिटिव ये एक कोएंजाइम है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो यहाँ पर रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ये एक कोएंजाइम है जो रिड्यूस होके एनर्जी कंपाउंड बना देता है, इसको हाइड्रोजन मिलती है तो ये बना देता है NADH, जो कि 3 ATP के बराबर इसमें एनर्जी होती है।
समझ आई है आपको? जी सर, कंटिन्यू करें। आगे, अब ये एसिटाइल कोए चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, चला जाएगा वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। तो यहाँ पे ना इस डायग्राम में थोड़ा सा मिसिंग है, ये इस जगह पे ये जो ब्लैंक है, देखें ये एक साइकिल है, साइकिल में एक चीज पहले से मौजूद होती है जिसे प्रीकर्सर कहते हैं, जो इनकमिंग मॉलिक्यूल को यूज करवाता है। तो यहाँ पे आता है 4 कार्बन का कंपाउंड एक्सैलोएसीटेट, याद आ गया आपको? जी सर। यहाँ पे आएगा एक्सैलोएसीटेट, ये आने वाले एसिटाइल कोए को यूज करवाएगा। देखिए 4 कार्बन का वो था और 2 कार्बन का ये कंपाउंड है एसिटाइल कोए, यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये कोएंजाइम यहाँ से निकल जाएगा, COA, कोएंजाइम ए। तो ये क्या बना देगा, 6 कार्बन का कंपाउंड, उसका नाम क्या होगा, सिट्रेट। 4 कार्बन का एक्सैलोएसीटेट और 2 कार्बन का एसिटाइल कोए। तो ये क्या बना देगा, 6 कार्बन का सिट्रेट, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड को सिट्रेट भी कहते हैं। क्लियर? यस सर। आगे, अब ये मल्टीपल स्टेप है, 2 स्टेप में होगा। सिट्रेट अपने आइसोमर में चेंज होगा, इसका नाम होगा आइसोसिट्रेट। उसके बाद आप ना अपना माइक थोड़ी देर बंद करें, ये शोर आ रहा है आपकी तरफ से। आगे, उसके बाद ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, हम क्या कहेंगे, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ इसमें से NAD आएगा, एक हाइड्रोजन लेके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मतलब आइसोसिट्रेट की डीकार्बोक्सिलेशन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन निकला। तो नाम क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। प्रोड्यूस NADH विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुई और NADH भी चला गया, ऑक्सीडेशन भी और डीकार्बोक्सिलेशन भी। तो पीछे बच जाएगा 5 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई है। तो उसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, इसका नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। फिर इसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और एक और H निकलेगा, जो कि NADH लेके NADH बना के यहाँ से निकलेगा। तो यानी एक बार फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई। ऑक्सीडेटिव यानी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन निकला और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकली। उसके बाद रह जाएगा ये 4 कार्बन का। उसके बाद इसमें ना क्या होगा, अब ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को रन करने के लिए, चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, एक होगी यहाँ पे, जब ये यहाँ से मल्टीपल स्टेप है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, हाइड्रोजन निकली, बॉन्ड टूटे, एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी यहाँ पे आसपास पड़े हुए ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, क्या है, GDP के साथ एक फास्फेट को मिला देती है। वो एनर्जी जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट की ऑक्सीडेशन से निकली, वो बना देगा GTP, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट फौरन टूट जाता है, एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी ADP से ATP बनाने में यूज हो जाती है। दोबारा देखें, अल्फा कीटोग्लूट्रेट जब टूटा, इसमें से हाइड्रोजन निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो बांड टूटे, बांड टूटने से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इन मल्टीपल स्टेप को चलाने में यूज होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे पड़े हुए GDP के साथ फास्फेट को जोड़ देती है, वो बना देते हैं GTP। और फिर GTP क्या बना देता है, ATP बनाने में यूज हो जाती है। तो यूं 5 कार्बन वाले अल्फा कीटोग्लूट्रेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जो कि यहाँ पे सक्सीनेट बनाने में यूज होगी। सक्सीनेट क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है। सक्सीनेट में से फिर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट प्रोड्यूस FADH2। FAD आएगा, जो इसमें से 2 हाइड्रोजन लेके निकलेगा, ये बन जाएगा FADH2। तो पीछे क्या बन जाएगा, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट को पानी देंगे, जो बनाएगा मैलेट। मैलेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड है। मैलेट की फिर क्या होगी, डिहाइड्रोजिनेशन होगी, यानी इसकी क्या निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी।
क्लियर। हाइड्रोजन निकलेगी तो वो क्या बना के निकलेगा, NaDH, और पीछे क्या रह जाएगा, 4 कार्बन का कंपाउंड, जिसका नाम क्या होना है यहाँ पर, ऑक्सैलो एसीटेट। ये है क्रेब्स साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जी, अब आप अपना माइक ऑन करें और इसमें से सवाल पूछें। सर ये जो जहाँ पे जीटीपी है इसको हम काउंट नहीं करेंगे? नहीं, देखे ना, ये जीडीपी फौरन यूज हो जाएगा। देखें यहाँ से जो एनर्जी निकली ना, उन्होंने जीडीपी के साथ फास्फेट को मिला दिया और क्या बन गया, जीटीपी। ये फौरन टूटेगा, टूट के दोबारा जीडीपी बनाएगा, जो एनर्जी निकलेगी वो एटीपी बनाने में यूज हो जाएगी। हम यहाँ एटीपी को काउंट करेंगे। और सर जहाँ पे मिलेट बना है वहाँ पे आपने टर्म यूज़ की थी डिहाइड्रोजनेशन, तो इसको हम एक और ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इसको? जी, ठीक है सर। सर क्लियर है, नेक्स्ट है। ये था क्रेब्स साइकिल। अब देखें यहाँ पे एटीपी बने हैं, FADH2 बने हैं, NADH बने हैं, यानी कि ये 3 एनर्जी कंपाउंड है। क्या चीज है, 3 एनर्जी कंपाउंड है। अब देखें हमें तो एनर्जी एटीपी की शक्ल में चाहिए, क्लियर ना। तो हमें तो ये एटीपी तो चलो कुछ मिल गए, बाकी NADH और FADH2 है। जब तक ये एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो गए हम तो इनको आसानी से यूज भी नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म में पड़े FADH2, वो NADH, ये वाले NADH, FADH2, ये सब यहाँ से मूव करके जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर, जहां पर रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां जाएंगे। वहां जाके ये किस में कन्वर्ट होंगे, एटीपी में। एक NADH से 3 एटीपी मिलेंगे और एक FADH2 से हमें 2 एटीपी मिलेंगे। तो इन सब एटीपी को जब हम मिलाएंगे तब जाके हमारे कितने एटीपी हो जाएंगे, 36 एटीपी। ये बात आपको क्लियर हुई? जी सर। अब देखिए रेस्पिरेटरी चेन में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल वाले NADH यानी कि हाइड्रोजन आयंस होंगे जो कि NAD से बनते हैं, और NADH कहाँ जाएंगे, ये अपना हाइड्रोजन देंगे रेस्पिरेटरी चेन को, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। मतलब NAD टूट जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होती हैं, एक इसमें आ जाएगा, इसमें यहाँ पर कोएंजाइम Q भी आता है, सीरीज ऑफ रेसाइटोक्रोम एंजाइम BCAA3 और मालिक्यूलर ऑक्सीजन। ये 3 मेन कंपोनेंट है इस रेस्पिरेटरी चेन के, जिसके ऊपर से NADH जब टूटेगा अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते आएंगे और वो क्या खारिज करेंगे, एटीपी। साइटोक्रोम असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, आयरन कंटेनिंग है, साथ में इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है, आयरन एटम इनमें मौजूद होता है। और आपको पता है कि हीम ये वही आयरन है जो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पिगमेंट भी है। अब देखिए ये वाला, ये रेस्पिरेटरी चेन है, नजर आ रही है ये आपको स्क्रीन पे? सर ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर में से गुजरते जाएंगे तो एनर्जी बनती जाएगी। देखें ये जो NADH है एनर्जी कैरिंग कंपाउंड है, ये 3 एटीपी के बराबर। ये क्या करेगा, अपने इसमें से 2 हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी तो पीछे क्या रह जाएगा, NAD, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से। क्लियर? यस सर। जब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा ना, टूटेगा, तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो यहाँ ADP के साथ ATP फास्फेट को मिला देगी और यूं ATP बन जाएगा। अब इस NADH के आगे था साइटोक्रोम Q, साइटोक्रोम ना कोएंजाइम Q, ये NADH में से हाइड्रोजन को खींच लेता है। मतलब कोएंजाइम Q ने NADH की ऑक्सीडेशन कर दी, इसने उसमें से क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन, और ये इसने ये पड़ा हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन को नीचे धकेल देगा। कोएंजाइम Q आने वाले NADH में से हाइड्रोजन को खींच लेता है, कोएंजाइम Q NADH की ऑक्सीडेशन करता है और ये NAD पीछे रह जाता है प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन।
समझ आ गई। और जब इसमें से हाइड्रोजन निकल के इधर आता है तो इतनी एनर्जी खारिज होती है जो एटीपी बनाने में यूज हो जाती है। सर ये FADH2 में भी ऐसे ही हुआ है कि सेम हाइड्रोजन ऐसे ही निकला उसके बाद आगे ATP भी आ बिल्कुल गया। सेम ऐसे यहाँ पर भी हुआ। फिर ये आगे जो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q के पास आएंगे, कोएंजाइम Q देगा साइटोक्रोम B को। जब साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C की तरफ दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इतनी एनर्जी खारिज होती है वो एक और एटीपी बनाने में यूज हो जाती है। क्लियर। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से A3 के पास। A3 से जब इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे दो, इतनी एनर्जी निकलेगी कि एक और एटीपी बनाने में यूज हो जाएगी। ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और दो हाइड्रोजन, वो NAD, दो हाइड्रोजन आएंगे तो ये पानी बनाने में यूज हो जाते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? जी सर, और फिर ये 3 ATP बनेंगे इस पूरे जी साइकिल से। देखें, ऊपर देखें, ये जो 3 एटीपी है ना, एक ये वाला और ये वाला, ये 3 एटीपी है जब NADH आएगा। और जिस वक्त FADH2 आएगा, ऊपर वाला ये वाला आप इग्नोर कर दें, ऊपर वाला सारा, इसको यहां से चलाएं। ये कितने एटीपी दे रहा है फिर? 2 एटीपी। FADH2 वैसे ही काम करेगा जैसा NADH ने कोएंजाइम Q के बाद किया है। इसका मतलब है कि हर एक की अलग-अलग जो चेन है वो वर्क करेगी। जी बिल्कुल, NADH से 3 एटीपी और FADH2 से 2 एटीपी अलग अलग वर्क करेंगी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। ये था सारा क्या चीज़ हमारे पास रेस्पिरेशन के। पहले था उसमें इंट्रोडक्शन हो गया, एरोबिक और एनारोबिक का जिक्र हो गया। फिर एरोबिक के 4 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इसकी पूरी यहाँ पे उन्होंने थ्योरी बताई है सारी, कैसे कहाँ पे मूव करके जाएगा, इसको आपने रीड करना है और देखना है। इसमें से अब अपना रेस्पिरेशन के हवाले से अपना कोई भी पॉइंट किसी भी हवाले से पूछें। इस पूरी रेस्पिरेशन में से एरोबिक है, एनारोबिक है, अपना पॉइंट अपना यहाँ से डिस्कस करें, मैं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यह सब क्लियर है? सर लास्ट पेज पे ये जो लास्ट पैरा है जी, इस ये फीडबैक इसमें वाला? ये 2 तरह की कोई केमियोस्मोसिस के बारे में बता। नहीं, ये फीडबैक वाला या कोई और? जी सर, ये वाला। ये जो सामने स्क्रीन पे है? हाँ सर, सबसे लास्ट पैरा ये जो सामने नजर आ रहा है पैराग्राफ या डायग्राम? सर पैराग्राफ। सर ये मॉलिक्यूलर वाला। हाँ, molecular mechanism of oxidative phosphorylation take place in conjunction with the respiratory chain in the inner membrane of mitochondrion। वो कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, देखिए ये जो एटीपी बन रही है NADH की ऑक्सीडेशन से बन रही है। NADH टूटेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा? NAD बनाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगी, और इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि 3 ADP के साथ 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ देती है और 3 ATP बन जाती है। और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकली, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के पानी बना देंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रही है, ATP जो है NADH की ऑक्सीडेशन से, देखिए फास्फोराइलेशन कहते हैं ATP का बनना, और ये NADH की ऑक्सीडेशन से बन रही है। हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये तब होगा जब ये NADH कहाँ जाएगा? रेस्पिरेटरी चेन पे जाएगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो मैकेनिज्म है, ये रेस्पिरेटरी चेन पे NADH के जाने से चलेगा। हेयर आल्सो इन एज एन फोटोसिंथेसिस, सेम ऐसे ही जैसे
कीमियोस्मोसिस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे इलेक्ट्रॉन जाके एटीपी बनाते हैं। देखें, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के NADH की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेटरी चेन पे जाके एटीपी बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन पानी वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेट वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया वाली थैलाकॉइड वाली वहां जाके एटीपी बनाते हैं। ये दोनों सेम है। समझ आई इस बात की? जी सर, और इसको हम फिर केमी ऑस्मोसिस नहीं कह सकते? नहीं, केमियोस्मोसिस की टर्म यूज हो रही है क्लोरोप्लास्ट के लिए, और ये आ रही है यहाँ पे NADH की वजह से। बस दोनों में एटीपी जो है वो बन रहे हैं। जी। सर, इसकी लास्ट लाइन में कपलिंग फैक्टर लिखा हुआ है, ये वो एटीपी सिंथेज की बात कर रहे हैं? आगे, in this case, however, pumping a movement of proton hydrogen ion is across the inner membrane of mitochondrion fold into Christie between matrix of mitochondria and mitochondrion's inner membrane space. The coupling factor in respiration are also different from those in photosynthesis. वहां पे कपल रिएक्शन किया हुआ था, हाइड्रोजन ने एटीपी बनाई थी और साथ में NADH बनाया था, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन पानी बनाएगा। देखें, हाइड्रोजन आयन की जो मूवमेंट हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर से क्रिस्टी की तरफ जा रहा है, ठीक है। इनर देखें ना, ये हाइड्रोजन आयन वो है जो क्रेब साइकिल में बने हैं, वो है मैट्रिक्स में, और ये मैट्रिक्स जो क्रिस्टी है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है, तो ये हाइड्रोजन आयन उधर मूव करके जाएंगे, लेकिन ये वहां जाके सिर्फ क्या करते हैं, पानी वगैरह बनाते हैं हाइड्रोजन आयन। जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या था, हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज में से गुजर के नीचे आता है, उसको घुमा देता है, एक वहां पे बनती है एटीपी बनती है, और साथ नीचे आके NADH से जुड़ के वो NADPH बना देता है, मतलब दो रिएक्शन करता है वहां पे, यहाँ पर एक रिएक्शन करता है। ठीक है सर। और पूछे इसमें से कोई पॉइंट अपना? इस चैप्टर में से देखें आप कोई और पॉइंट अपना। सर, एक और कन्फ्यूजन है, आपने अभी बोला है कि इसमें सिर्फ वाटर बनेगा रिस्पिरेशन में, तो ये जो अभी हम लोगों को ये 3 एटीपी मिले हैं, तो यहाँ पे एटीपी भी तो हमें मिल रहा है। नहीं, वो देखें ना, वो जो 3 एटीपी मिल रहे हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे हैं इस तरफ, हाइड्रोजन यहीं रह जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है ना, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से एटीपी बन रही है, जबकि उधर हाइड्रोजन एटीपी सिंथेज में से गुजरता है। ये देखें, ये देखें, छोटा कर रहा हूं मैं इसे, ये देखें, ये पानी वाले हाइड्रोजन हैं, इधर यहाँ इकट्ठे होंगे ऊपर, ये हाइड्रोजन आयन इस एटीपी, ये वाला एटीपी सिंथेज है, इसमें से गुजर के नीचे आते हैं हाइड्रोजन आयन, जब नीचे गुजरते हैं तो इसकी वाइब्रेशन इसको मूव करवाते हैं, तो ये इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है कि ये एडीपी फास्फेट जुड़ के एटीपी बना देते हैं, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके आएंगे NADP के पास और NADPH बना देंगे, तो ये कपल रिएक्शन किया इसने।
ठीक है सर। और देखें इसमें अपना कोई पॉइंट। सर क्लियर है। अच्छा ये करता हूँ, इसके बाद ना मैं एक अभी वो एक रफ पेज पे बनाता हूँ एक के 36 एटीपी कैसे बने हैं, तो उसको फिर मैं एक्सप्लेन करके ना लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, वो भी देख लीजिएगा फिर आप लोग कि इस पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन में जो नेट एटीपी है वो 36 है और ग्रास एटीपी 38 है या 40 है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और इसको फिर मैं अपलोड करके ग्रुप में भेजता हूँ। क्लियर होगी सब बातें? जी सर। चलिए ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करें, फिर मैं इसका टेस्ट भी आप लोगों को कुछ देर तक भेजने लगा हूँ। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।